हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रमन कॉन्सेप्ट पे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे महासंग्राम 1.0, जिसका आज डे नंबर 1 है। महासंग्राम 1.0 जिसका आज डे फर्स्ट है। इसमें प्रीवियस वीडियोस में बताए थे कि इसमें क्लास 9 के लिए कंप्लीट मैथ और साइंस, जिसमें साइंस का तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जिसका आज डे 1 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महासंग्राम 1.0 डे 1 किससे? फिजिक्स से, जिसका चैप्टर नंबर 1 है मोशन। तो एक जोश और जुनून के साथ कुछ नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं, कुछ लाइन के साथ कि मेरे पांव के नीचे धरती है, मेरे पांव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। अरे हमसे क्या जागीर छीनोगे, अरे हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तोहरे मनसबदार नहीं, हम तोहरे मनसबदार नहीं, और बिक जाए वो किरदार नहीं, हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तोहरे मनसबदार नहीं। आइए आरंभ करते हैं एक नए जोशो जुनून के साथ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो चैप्टर है आपका मोशन, बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आराम से एकदम कूल डाउन होकर के बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर के इजीली वे में पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी, हलवा बना देना है, एकदम हलवा। मोशन क्या होता है? मोशन तो सबसे फर्स्ट टर्म यहां पे यही आएगा, मोशन को हम लोगों को डिफाइंड करना है। क्या होता है मोशन? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, सपोज दैट यहां पे कोई ऑब्जेक्ट P है, ये पॉइंट A पे है। P कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट A पे। अब कुछ टाइम बीतने के बाद, टाइम बीत रहा है, टाइम बीतने के बाद भी यदि ये अपने प्लेस को नहीं बदले, याद रखिएगा, टाइम बीतने के बाद भी यदि ये अपने प्लेस को नहीं बदले, पोजीशन को नहीं बदले, जैसे 1 घंटा पहले भी ये P पे ही है, 2 घंटा बाद भी ये P पे ही है, तो टाइम बदलने के साथ यदि ये अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाए, चेंज नहीं हो, तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। अभी ध्यान से, एकदम बराबर से, कि P कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी जिस जगह आप बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, 1 घंटा पहले भी टेबल उसी जगह था, 1 घंटा बाद भी टेबल उसी जगह है, तो टेबल क्या अपने पोजीशन में चेंज लाया? नहीं लाया। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने प्लेस या पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है ऑब्जेक्ट? रेस्ट में है। मतलब यदि टाइम बीतते हुए भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को मेंटेन रखे, तो ऑब्जेक्ट को कहेंगे रेस्ट में है। लेकिन यदि टाइम चेंज हो रहा है, यदि टाइम बदल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई पॉइंट A और पॉइंट B, एक ऑब्जेक्ट है M, ठीक है, M कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है यहां पे, ठीक है, कोई कार है।
अब जैसे 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 कार यदि मूविंग कार है या मूविंग बाइक है, तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा, बाइक यदि मोशन में है तो टाइम बीतने के साथ ये अपने प्लेस में भी चेंज लाएगा। नहीं, गाड़ी से टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो अपने जगह को बदलते जाएगा। तो टाइम बीतने के साथ यदि वो अपने प्लेस या पोजीशन को चेंज करे तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। समझ में आया? टाइम बीतने के साथ यदि अपने पोजीशन को क्या करे? चेंज करे, यानी बदले, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। सिंपल सी बात है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। कैसे? जैसे अब देखिए, सपोज दैट, ये तो सिंपल सा समझ में आ गया कि यदि टाइम बदलते हुए अपने पोजीशन को ऑब्जेक्ट नहीं बदले तो कहेंगे हम लोग रेस्ट में है। यदि अपने पोजीशन को टाइम के अनुसार चेंज कर ले तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है, मामला है थोड़ा गंभीर। कैसे? जैसे अब क्या है, दो व्यक्ति है, एक है आपका श्याम, श्याम तेरी राधा, एक है श्याम, और एक दूसरा है राधा। कौन है? राधा। राधा के बिना श्याम है अधूरा। ठीक है, अब देखिए, एक है श्याम और एक है राधा। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन। एक ट्रेन पे श्याम बैठा हुआ है और एक ट्रेन पे राधा बैठी हुई है। ईश्वर है, प्रणाम करते हैं। लेकिन एक ट्रेन पे श्याम जी बैठे हुए हैं और एक ट्रेन पे राधा जी बैठी हुई है। दोनों ट्रेन जा रहा है, दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है, और एक बीच में कोई ऑब्जर्वर है। अब यदि दोनों एक ही स्पीड से जाएगा तो एक दूसरे के लिए प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। एक दूसरे को यदि दोनों देख रहे हैं तो प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। तो राधा और श्याम रिलेटिवली रेस्ट में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार पोजीशन चेंजेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दे आर इन रेस्ट। लेकिन यदि बीच में कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर के लिए दोनों व्यक्ति मोशन में हो गए। दोनों व्यक्ति किसमें हो गए? मोशन में। समझ में आया? जैसे एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति और इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति दोनों यदि एक दूसरे को देख रहे हैं तो 60 किलोमीटर यानी बराबर स्पीड, तो टाइम के अनुसार पोजीशन चेंजेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिवली क्या हो जाएंगे? रेस्ट में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब जो टर्म आता है कि यदि मोशन में ऑब्जेक्ट हो तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा देखना है हम लोगों को। ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट P, ठीक है, P कोई ऑब्जेक्ट है जो किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। तो मोशन में इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने पोजीशन में चेंजेस करेगा।
यानी पोजीशन में चेंज किया, ए से बी तक पहुंच गया। तो ए से बी तक जब पहुंचा है तो ये इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले ये अपने पोजीशन में चेंज किया। तो पोजीशन में जब चेंज करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। क्या कवर करेगा? डिस्टेंस। सपोज दैट ये डिस्टेंस है d किलोमीटर। कितना डिस्टेंस मान लिए? d किलोमीटर। कुछ भी मान सकते हैं, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। हमने मान लिया कि डिस्टेंस d किलोमीटर है, और साथ में ये कुछ टाइम भी लगाएगा। नहीं, टाइम लगाएगा तो टाइम को मान लिया कि t आवर टाइम लग रहा है। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करने के साथ कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो माना कि डिस्टेंस d किलोमीटर ट्रेवल किया, टाइम लग रहा है t आवर, साथ में ऑब्जेक्ट का कुछ स्पीड भी होगा। नहीं, कुछ स्पीड के साथ जाएगा ना। तो अब स्पीड माना कि स्पीड इसका s किलोमीटर पर आवर है, s किलोमीटर पर आवर। तब स्पीड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, मतलब डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड जैसे किलोमीटर पर आवर, देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब किसके लिए आया? डिस्टेंस। बाय, तो बाय के लिए ये रखे हम लोग। आवर किसके लिए आया है? टाइम के लिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। एनी डाउट? डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या आया? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एनी डाउट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम लोगों को पढ़ना है स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और टाइम के बारे में। और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? दस क्वांटिटीज which can be measured and they obey law of nature। ऐसा क्वांटिटी जिसे नापा जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसको नापा जा सके, यानी मेजर किया जा सके। ठीक है? जैसे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं थर्मोमीटर से, मास किलोग्राम से नाप सकते हैं, डेंसिटी केजी बाय मीटर क्यूब, कितना डेंसिटी होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब स्पीड, किलोमीटर पर आवर, ऑडोमीटर में स्पीड आता है ना, तो स्पीड को मेजर कर सकते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा? ऐसा क्वांटिटीज जिसे मेजर किया जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज का टू टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वन है आपका स्केलर। वन क्या है? स्केलर। अनदर इज वेक्टर। वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर? आइए देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर। तो फर्स्ट है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है?
ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज, 10 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में और क्या हो? तो साथ में और कुछ नहीं, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको कहेंगे हम लोग वेक्टर। और केवल मैग्नीट्यूड है तो वो क्या होगा? स्केलर। कोई डाउट? अब देखिए इसमें क्या क्या होता है स्केलर में। मैग्नीट्यूड जैसे फॉर एग्जांपल मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है कि मास कितना है, 5 केजी, 10 केजी। आलू को नापिएगा 5 केजी, ऐसा कहते हैं 5 केजी नॉर्थ में है, 5 केजी साउथ में है, 5 केजी वेस्ट में है, ऐसा भी नहीं डायरेक्शन बताते हैं। केवल क्या बताया जाएगा कि 5 केजी आलू है। इस 5 केजी में क्या है? 5 केजी। तो क्या क्या टर्म आया? ध्यान से देखिए, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है केजी। 5 और केजी। 5 है न्यूमेरिकल्स वैल्यू, 5, 10, 11, 12, ये क्या है? न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू। और केजी क्या है? तो केजी बता रहा है यूनिट। केजी क्या बता रहा है? यूनिट। समझ में आया? तो स्केलर के लिए क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट, ये दो चीज होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स वैल्यू और यूनिट। कोई डाउट? ये हो जाएगा स्केलर। स्केलर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? एग्जाम्पल में यदि देखिएगा तो मास है, मास जैसे 5 केजी, 10 केजी, 12 केजी, ये मास हो गया, मास स्केलर है। टाइम स्केलर है, ठीक है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, इसमें डायरेक्शन बताते हैं कि 5 सेकेंड नॉर्थ में टाइम हुआ, नहीं। तो मास हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी है, वर्क है, वर्क डन, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सो ऑन एक्सेट्रा। जिसमें डायरेक्शन का रोल नहीं रहे वो क्या होगा? स्केलर। जिसमें डायरेक्शन का रोल रहे वो क्या होगा? वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट? अब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर देख लेते हैं। वेक्टर कहां है? वेक्टर, वेक्टर इज अ चैप्टर। किसी ने पूछा कि वेक्टर क्या है, तो क्लास 11th का बच्चा, क्लास 11th में वेक्टर एक चैप्टर है, डायरेक्ट बोला वेक्टर इज अ चैप्टर। सही डेफिनेशन है। वेक्टर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ ही डायरेक्शन भी हो। आहा, ये बात है, मैग्नीट्यूड तो है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देने के लिए ये बंदा खड़ा है, डायरेक्शन देने के लिए। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। दिशा, यदि दिशा सही नहीं मिलेगा फिर मंजिल तक कैसे पहुंच पाइएगा? ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे किसी ने बोला कि टेबल, एक टेबल है, इस पे कोई कप रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल पे कप रखा हुआ है। आपसे किसी ने बोला कि इस कप को 2 मीटर दूर कर दो, ठीक है, 2 मीटर दूर इसको हटाओ। आप उससे पूछिएगा ना कि 2 मीटर किधर बाबू, किधर 2 मीटर रखेंगे, बताओ। 2 मीटर को नाम
कॉर्नर में रखे, साइड में रखे, 2 मीटर किधर, तो बोलिएगा ना कौन सा दिशा में 2 मीटर, उसको बताना पड़ेगा ना। 2 मीटर इसको डिस्प्लेस कीजिए। अच्छा डिस्प्लेस करेंगे तो किधर डिस्प्लेस करेंगे 2 मीटर? टेबल को 2 मीटर धकेल दो, किस डायरेक्शन में धकेलो? कोई डायरेक्शन होगा ना। तो यहां पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। अभी एक टर्म क्या बताए, डिस्प्लेस, यानी इसका पहला एग्जाम्पल ही आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर। ठीक है, मतलब जिसमें डायरेक्शन हो वो सब क्या होगा? वेक्टर। कोई डाउट? जैसे एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है, ए से पी तक पहुंचा। ठीक है, अब कोई पूछे कि आपसे कि इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो नाप करके बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? नहीं, नाप करके बता सकते हैं। चलिए सपोज दैट ये 10 मीटर डिस्टेंस गया। ठीक, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपसे यदि पूछे कि ये ए से पी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टर्म ही क्या आएगा? ए से पी तक। ए से पी तक ऐसे शॉर्ट में मिला दीजिएगा स्ट्रेट लाइन। नहीं, सपोज 10 मीटर आए, 5 मीटर आए, कुछ भी आए, तो ए से पी तक मिलाइएगा। लेकिन एक डायरेक्शन में होगा ना। शॉर्टेस्ट मतलब क्या हो गया? एक डायरेक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल है। आपको किसी जगह पहुंचना है शॉर्ट पाथ, तो शॉर्ट पाथ तो डायरेक्शन तो पता रहेगा ना कि मिनिमम डायरेक्शन किधर जाना है। तो इस केस में ए से पी की ओर, ए से क्या होगा? पी की ओर। अच्छा ये एरो क्या दे दिए? हां, इसका रोल है। ये क्या एरो बता रहा है? ये जो एरो है यही बता रहा है वेक्टर का साइन। ये यदि एरो दिया हुआ रहेगा तो ये एरो बताएगा वेक्टर का साइन कि किधर जा रहा है, तीर किधर लग रहा है। ठीक है, तीर का निशान किधर है। तो इसमें क्या क्या होता है? जैसे फर्स्ट हो गया 10 मीटर के साथ डायरेक्शन, तो 10 हो गया न्यूमेरिकल्स वैल्यू। 10 क्या हुआ? न्यूमेरिकल्स वैल्यू। और साथ में क्या आया? ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन। 10 न्यूमेरिकल्स वैल्यू और मीटर हो गया यूनिट और साथ में डायरेक्शन। तो फर्स्ट टर्म इस वेक्टर के लिए क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मीटर यूनिट हो गया और साथ में डायरेक्शन। कोई डाउट? और अब इसका यदि हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल इसी का वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है। थर्ड एग्जांपल इसका एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। फोर्थ एग्जांपल फोर्स है वेक्टर। फिफ्थ एग्जांपल मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंट, मोमेंट, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये सब वेक्टर का एग्जांपल है। कोई डाउट? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको क्या कहेंगे? वेक्टर। ठीक है, अब जैसे इसी में टर्म आपको आ जाएगा एफ फोर्स, तो एफ और ऊपर एरो दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे फोर्स यदि ए से बी की ओर लग रहा है तो ए बी, ये ए बी डायरेक्शन में हो गया पॉजिटिव फोर्स। यदि फोर्स उल्टा लग रहा है तो डायरेक्शन यही रहेगा, आगे में लग जाएगा माइनस साइन। माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा है।
जैसे फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग वाले में, स्प्रिंग में जब फोर्स लगाते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट उल्टा डायरेक्शन में हो जाता है। फोर्स लगाए और स्प्रिंग फिर उछल के ऊपर आ गया, उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। तो नेगेटिव साइन बताएगा ऑपोजिट डायरेक्शन को। कोई डाउट? डन। तो ये हो गया स्केलर एंड वेक्टर।